ऑल राइट, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। अभी बीपीएससी के ट्री एग्जाम में, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में दो टर्म आया था, क्रोमोसोम वॉकिंग एंड जीनोम वॉकिंग। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और थोड़ा डीएनए, आरएनए, सेल वगैरह थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं क्रिस्प वे में, ताकि अगर इस तरह का कोई टर्म आए अभी हमारे 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में, देन वी कैन हैंडल दैट इजीली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये आपको जाना पहचाना तस्वीर लग रहा होगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर साइंस का देखा होगा तो हमने सेल को डिस्कस किया था, सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, क्रोमोसोम को डिस्कस किया है, डीएनए को डिस्कस किया है, जीन्स को डिस्कस किया है, आरएनए डीएनए के डिफरेंस को डिस्कस किया है। बट जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये एक सेल है हमारा। सेल बहुत छोटा होता है, हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि एक्स और एक्स होता है तो फीमेल, मतलब कि फीमेल बच्चा पैदा होता है, और एक्स और वाई होता है तो मेल बच्चा पैदा होता है। दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो इस तरह का आप समझ सकते हैं कि रिबन है ना, रस्सी है। इसको बहुत अच्छे से अरेंज करके इस तरह से बना दिया जाता है। बॉडी अपने आप बना लेती है, सेल अपने आप, न्यूक्लियस अपने आप इसको बनाता है। बट अगर हमें जानना है कि हमारी हाइट जो है वो क्यों है, हम मोटे या पतले हैं तो वो क्यों है, हमें कोई बीमारी है और ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई रीज़न हमसे लिंक नहीं, जैसे कोई नवजात बच्चा है, तुरंत अभी पैदा हुआ है और उसके हर्ट में होल है, देन वाई दिस टाइप ऑफ डिजीज हैपन्स। तो इसके लिए हमें ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसके लिए हमें जीन्स को स्टडी करना होता है। और जीन्स को स्टडी करने के लिए पहले क्रोमोसोम को निकालते हैं, फिर उसके रिबन को यानी रस्सी को खोलते हैं। ठीक है, तो इसको डीएनए बोलते हैं। फिर इसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब डीएनए और आरएनए हम देखेंगे। सेल इतना छोटा होता है, सेल तो अपने आप में मतलब एकदम नैनो स्केल पे है। उसमें उसके अंदर घुस के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को खोल के डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, तो ये कितना टीडियस टास्क है। तो अगर हमें कोई बीमारी है, जैसे हमें सामने से दिखता है कि हाथ पे घाव है, तो उसका इलाज कर सकते हैं। बट इस लेवल पे अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन, मतलब इसको निकाल के देखेंगे कैसे? दिस इज मतलब वन ऑफ द मोस्ट हाईली टेक्निकल थिंग दैट वी कैन डू एट प्रेजेंट। मतलब कि आज के जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसमें ये मतलब सबसे, मतलब आप कह सकते हो कि सोफिस्टिकेटेड काम है जो आज लैब में किया जा रहा है। अब देखिए ना, सेल कितना छोटा है, इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसको बड़ा करेंगे, अरे ये बीपीएससी बेसिक्स कैसे दिख रहा है भाई? सेल के अंदर क्रोमोसोम होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो ये इतना छोटा होता है। और ये जो डीएनए है यही हमारे लाइफ का यूनिट है। ठीक है, मतलब हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है सब यहीं पे स्टोर होता है। ठीक, डबल हेलिक्स होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेस पेयर होता है। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, और आरएनए में यूरासिल होता है। ये लोग जुड़ के ऐसे ऐसे, ये प्रोटीन होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, और इसी में हमारा इंफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि आपके आंख का कलर काला है, तो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि आपका आंख जो है वो ब्लैक होगा। हो सकता है कि किसी का रंग काला स्किन का, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट डिसाइड कर रहा होगा। हो सकता है कि किसी का आंख ब्राउन हो तो ये सेगमेंट डिसाइड कर रहा होगा। हो सकता है कि किसी को डायबिटीज हो नहीं, बट हो सकता है कि जेनेटिकली किसी को लिंक, जेनेटिकली लिंक्ड है और डायबिटीज है, उसके मतलब एंसेस्ट्री में डायबिटीज का हिस्ट्री है। तो हो सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना वो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 3 बिलियन से ज़्यादा बेस पेयर होता है। 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, यानी 300 करोड़ से ज़्यादा है। आप बताइए इसको खोल के पढ़ना कितना मुश्किल है ना? तो इसलिए ये जो टर्म्स आ रहा है ना, जीएनए, क्रोमोसोम वॉकिंग और जीनोम वॉकिंग, ठीक है, जीन वॉकिंग, तो ये टर्म्स इसलिए आ रहे हैं, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले हम आरएनए और डीएनए देख लेते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ये डिफरेंस एक हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें जो बेस पेयर्स बन रहे हैं ना, और इसमें जो बेस पेयर्स बन रहे हैं, तीन तो सेम होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन ये जो चौथा है ना, थाइमिन, और यहाँ यूरासिल होता है। तो ये याद रखिएगा कि आरएनए और डीएनए में ये मेन दो डिफरेंस है कि ये तीन सेम होता है, बाकी टी वाला चेंज हो जाता है, टी और यू। यहाँ आरएनए में यूरासिल होता है और इसमें थाइमिन होता है। बाकी ये सिंगल हेलिक्स हुआ और ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है? आरएनए का काम होता है, अगर आप पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ये बता सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज लाने का, जिसका काम होता है। ट्रांसक्रिप्ट आरएनए होता है जिसका काम होता है फोटो कॉपी करना। ठीक है, इसके बाद फिर गोल्गी एपेरेटस और बाकी जो सेल के पार्ट्स हैं उनका काम शुरू होता है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियोज़।
ठीक है। अब क्या है कि ये सब जो स्ट्रैंड्स है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कोई एक वाला मिस कर जाए, कोई एक जो है ये मिस कर जाए, ठीक है, कोई एक यहाँ से मिस कर जाए, कोई एक यहाँ से मिस कर जाए, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो तो मिसिंग हो गया, वो तो गायब हो गया। जैसे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ से ये वाला चीज मिस हो जाए, ये जो लिखा हुआ है, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था। तो बॉडी में वैसे ही होता है कि अगर जीन से कोई पर्टिकुलर सेक्शन गायब हो जाए तो फिर बॉडी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये इसका क्या काम था, यहाँ पे तो वैकेंट हो गया ना। तो ये जिस चीज को कंट्रोल कर रहा था कि ये कंट्रोल कर रहा था कि आपका आंख का कलर ब्लैक हो, अब ये मिसिंग हो गया तो पता नहीं आंख का कलर कुछ रैंडम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मिसिंग हो गया और ये डिसाइड कर रहा था कि आपका हर्ट स्ट्रांग और ये मिस कर गया, इसका मतलब क्या है कि आपका हर्ट अब स्ट्रांग नहीं रहेगा, हो सकता है स्ट्रांग हो सकता है वीक हो, क्योंकि बॉडी के पास इंफॉर्मेशन ही है नहीं है ना, वो तो गायब है, ठीक है। तो ये चीज है, वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये भी नाम पूछा जा सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, हंटिंगटन डिजीज होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। इस पर भी हमने काफी डिस्कस किया है, इस पर तो नेशनल मिशन भी चल रहा है, ठीक। इस वजह से एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि देखिए ये जो दिखाया हुआ है ना, हम जानते हैं कि 23 ऐसा वाला क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होता है, और 23 में मतलब 23 जो है वो 23 मतलब क्रोमोसोम 23 होता है, और उसमें से मतलब टोटल 46 पेयर होते हैं। मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे 23 तक है, जस्ट सेकेंड यार ये, ठीक है। तो 23 पेयर होता है, टोटल 46 होता है हमारे बॉडी में। जैसे ये एडल्ट में देख लीजिए, मेल फीमेल दोनों है, 46 है दोनों में। और ये जो 46 है ना, 23 इनको अपने पापा से मिला और 23 इनको अपनी अम्मी से मिला है, ठीक है। जैसे ये बच्चा है तो इसको 23 अपने डैडी से मिलेगा और 23 अपनी अम्मी से मिलेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से सिर्फ 22 मिल रहा है, एक मिसिंग है, ठीक है। कोई एक क्रोमोसोम मिसिंग है, कोई एक क्रोमोसोम जब मिसिंग है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर था वो इस बच्चे में नहीं आएगा, और उसके वजह से इसमें देखिए टोटल 45 है, ठीक है, यानी कि 22 + 1 है पेयर में अगर हम बात करें तो। क्यों? क्योंकि फादर के साइड से जो एक एक्स क्रोमोसोम आना था वो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मिसिंग है, और जब मिसिंग है तो उस एक्स क्रोमोसोम की वजह से कुछ डिजीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल 22 है, 23वें में क्या है कि एक तो एक्स है मदर वाला, लेकिन एक एक्स जो फादर की तरफ से आना था दैट इज मिसिंग, ठीक है। तो ये चीज होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, साइज का इशू हो जाता है कि जितना होना चाहिए था क्रोमोसोम का साइज उतना नहीं है, तो अब इतना लंबा होता तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता, अब वो नहीं है, इसका मेमोरी कार्ड ही टूट गया। यहाँ मेमोरी कार्ड गायब है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है वो टूट चुका है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है ना कि डिफेक्ट्स आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स, अगर ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो फ्रेजाइल है, देखिए यहाँ से कमजोर है, तो बच्चा इस तरह से दिखेगा, एकदम कमजोर, पतला दुबला, कान बड़ा दिखता है, ठीक है, बाल उसके बचपन से उड़ने लगते हैं, इस तरह का होता है। क्राई डू चैट में देख लीजिए यहाँ पे मिसिंग पार्ट है, तो ये बच्चा जो है ना इसको बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से चिल्ला चिल्ला के रोता है, और इतना चिल्ला के रोता है जैसे बिल्ली रात में रोती है ना उस तरह से, तो इसलिए इसको क्राई डू चैट जो है नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब सिंड्रोम है। टर्नर एक आपको मैंने बता दिया, अगर ये सब नाम आ जाए आपको बस नाम याद रखिएगा। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्राई डू चैट सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर यहाँ प्रिंट में ही प्रॉब्लम हो गया। जब प्रिंट में प्रॉब्लम हो गया, अब ये जो लिखा हुआ है प्रिंटिंग में अगर प्रॉब्लम हो गया, टर्नर के जगह अगर टी के जगह बी हो जाता तो हम इसको बर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग डिसऑर्डर है, तो प्रिंटिंग डिसऑर्डर भी होता है ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। बाकी ये सब नाम है। सिकल सेल एनीमिया याद रखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर है, टर्नर भी जेनेटिक है, और ये सब अगर आप रखना चाहें आप तो रख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, कभी कभी बहुत सारे बच्चे को आप देखते हैं कि उसका जीभ थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, चेहरा ठीक से ग्रो नहीं करता है, आंखें जो होती हैं वो बहुत क्लोज और धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो उनको वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है, मतलब ये जो 21वां क्रोमोसोम है ना, यहाँ 2 रहना था, यहाँ एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो कहीं पे मिसिंग है, कहीं पे एक्स्ट्रा है, ये चीज़ है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो भाई ठीक है, अब ये सब चीज़ तो हम जान गए कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, ये सब वगैरह। तो हम पता कैसे करें, हमको मालूम कैसे चले कि कौन सा मिसिंग है, कौन सा पार्ट जो है वो छोटा है, कौन सा पार्ट वो है बड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी टीडियस टास्क है और इसके लिए काफ़ी साउंड टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमने ग्रेजुअली डेवलप किया है। तो इसको ये तो हम बाद में भी देखेंगे, पहले आपसे हम सिंपल, और ये देखिए जीनोम वॉकिंग है और क्रोमोसोम वॉकिंग, प्राइम वॉकिंग, ये सब, ठीक है। बट ये काफ़ी टेक्निकल है, डीएनए आरएनए को समझना, जैसे मुझे पहले समझ में नहीं आता था, अब मतलब कि बहुत सारा पढ़ने के बाद फिर समझ में आया, फिर उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया अपने लिए,
ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर शोले मूवी को हम देखें, शोले मूवी ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। तो ये सब आइकॉनिक सीन है शोले मूवी का। क्या होता है, जय वीरू है, जेल में बात करते हैं कि जेल में सुरंग करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक। लेकिन ये जो जेलर का खबरी है वो सुन लेता है कि ये लोग सुरंग खोद के जेल से भागने वाले हैं। और हकीकत में होता क्या है भाई, कि ये दोनों जो है प्लान करते हैं कि ऐसा बोलेंगे और उसके बाद फिर धोखे से हम लोग बाहर निकल जाएंगे जब सब लोग यहाँ पे जमा होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, ये दोनों जब प्लान करते हैं, ये सुनता है, ये जाके जेलर को बताता है। जेलर क्या बोलता है, जेल में सुरंग, मेरे जेल में सुरंग, ठीक है। तो फिर ये आता है और क्या बोलता है सबको कि आके लाइन में लगो। सब लाइन में लगता है, एक एक करके सबको देखता है, एक एक करके सबको देखता है, ठीक है। और उसके बाद इसको पता चलता है कि कहीं पे एक टोकरी रखा हुआ होता है, उसको उठाता है, उसके अंदर लोहा होता है। इसको लगता है कि इसी लोहे से सुरंग खोदा जाएगा। उसको उठाता है तो उसका हाथ जल जाता है। और उसके बाद का हम लोग जानते ही हैं कि लकड़ी का बंदूक बना के ये दोनों भाग जाते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको जीन और डीएनए और क्रोमोसोम से रिलेट करें, तो मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गया है, ठीक है। और ये जेलर को पता ही नहीं कि बीमारी कैसे हुआ है। तो हमें पता कैसे करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो इनको कोई खबरी आके खबर देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सबको एक सीक्वेंस में खड़ा करते हैं, सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं और एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं कि अच्छा ये आदमी क्या कर सकता है, ये आदमी क्या कर सकता है, ये आदमी क्या कर सकता है, ये सब क्या कर सकता है। एक एक करके सबको देखते हैं और उसमें से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कल्प्रिट कौन है, कौन जेल तोड़ के भागने वाला है, ठीक है। ये चीज है। तो इसमें क्या है कि इनको शुरुआत से पता नहीं रहता है कि ये दोनों कौन है, ठीक है। मतलब असली कल्प्रिट कौन है, इनको बस बताया जाता है कि कोई दो लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं कि जेल तोड़ के भागना है। तो उसमें ये पहले सीक्वेंसिंग करते हैं, सारे कैदी को बुलाते हैं, सारे कैदी को बुला के लाइन में खड़ा करके अपना काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन क्या होता है, जैसे दबंग देख लीजिए। दबंग में सलमान खान को क्या है, शुरू से पता है कि छेदी सिंह इज कल्प्रिट, ही इज क्रिमिनल। इसके वजह से समाज में बीमारी है, इसके वजह से टर्नर सिंड्रोम हो रहा है, इसके वजह से क्राइडू चैट हो रहा है, इसके वजह से पीटर पैन सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। बट ही इज वेटिंग कि भाई एविडेंस मिले, उसका तुमको मार के फाड़ देंगे। तो जब इनको एविडेंस मिल जाता है और जब मौका मिल जाता है तो मार के इसको बर्बाद कर देते हैं। बट यहाँ पे वो केस नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी चीज को पता करना होता है तो ऐसे ही करते हैं, खोल खोल के उसको पढ़ना है, ठीक। तो ये एक कंटेक्स्ट मैंने आपको समझाया। अब देखिए खोल के पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो पढ़ने का तरीका है, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमारे एक बॉडी में 3.2 बिलियन से ज़्यादा बेसेस हैं, ठीक है। बेसेस जो हमने बताया, ये देखिए सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम निकला, क्रोमोसोम को खोला, उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डीएनए बोलेंगे, उसके अंदर जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको जीन बोलेंगे, ठीक है। तो जीन्स में हम क्या देखते हैं, एटीसीजी ऐसा बनता है, जो भी थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन, हमने जो बात किया अभी कि 4 तरह के ये बेस होते हैं। अब बेस का पेयर बनता है, ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है। 3.2 बिलियन बेसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये 3.2 बिलियन बेसेस जो है ना, हमको जब रीड करना था, तो रीड करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1990 में, 1990 में शुरू हुआ और 85% को हम पढ़ पाए कब तक, 2003 तक, ठीक है। 2003 तक हम 85% बेसिस को पढ़ पाए। उसके अलावा जो बचा हुआ 15% था उसको नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। और ये जो बचा हुआ 15% है ना, 2003 के बाद 2022 में जाके कंप्लीट होता है, 100% पढ़े, और उसमें भी थोड़ा बहुत एरर है। तो ये जीन को पढ़ने का तरीका है। अब जीन को तो हमने पढ़ने की कोशिश कर ली, देख लिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम और क्या डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये 1990 से 2022 32 साल लग गए हमको पढ़ने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक एक को खोल के पढ़ रहे थे। अभी वो हम लोग नीचे समझेंगे कि टेक्निक क्या है पढ़ने का। तो पढ़ाई करने का टेक्निक ये था कि एक एनजीएस था, एक सैंगेर सीक्वेंसिंग है। एनजीएस मतलब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो उसके पहले सैंगेर सीक्वेंसिंग था कि एक एक जीन को पकड़ के एक एक को खोल के पढ़ रहे हैं। अब 3.2 बिलियन बेसिस है, एक एक को खोल के पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, अच्छे से पढ़ पाएंगे क्योंकि एक एक को खोल के पढ़ रहे हैं। बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सो लगा। अब मान लीजिए कि आपका मन किया कि भाई हमको कल जाना है, हमको 1-2 दिन में बताओ मेरा पूरा जेनेटिक स्टडी करके, मेरे जीनोम को सीक्वेंस करके कि मतलब मेरे अंदर कौन कौन सा जीन है। अगर हम ट्रेस करना चाहें कि मेरे एंसेस्टर कौन है, तो हम आसानी से ट्रेस कर पाए, हमको 1-2 दिन में चाहिए। तो भाई ये सैंगेर वाला से तो नहीं हो पाएगा। तो एनजीएस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया। क्या किया? बिलियंस ऑफ स्टूडेंट को बहुत आसानी से एक बार में पढ़ लेता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ना यूएसए में मतलब आसानी से उपलब्ध है डेवलप्ड नेशन में, कि अगर आपको पता करना है कि आपका एंसेस्ट्री कहाँ से है, तो आप जाइए, अपना ब्लड दीजिए, डीएनए टेस्ट सैंपल वगैरह लेके वो आपका 2-3 दिन में आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एनजीएस टेक्नोलॉजी
क्या है, मतलब ऐसे एग्जाम में आ जाए कि न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है। कुछ है नहीं। न्यू जनरेशन में क्या है, यहाँ पे क्या था कि पूरे को पढ़ रहे थे। न्यू जनरेशन में क्या किया ना, उसको काट काट के पढ़ना शुरू किया। डीएनए को बीच बीच से बहुत जगह से काट दिया, ठीक है, काट दिया ढेर जगह से, बीच से बहुत जगह से इसको काट दिया गया। आपको जैसे एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है तो अगर पूरा किताब एक साथ पूरा सिलेबस लेके बैठिएगा और टाइम कम है आपके पास, एक दो दिन में पढ़ाई करना है, तो नहीं कर पाइएगा। तो अब भाई शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट चाहिए तो बीपीएससी बेसिक्स का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उसको जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा शॉर्टकट क्या है। कि चीज़ों को तोड़ दीजिए, टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जब आप टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। तो टुकड़ों में तोड़ दिया गया डीएनए को और उसके बाद उसको आसानी से स्टडी कर लिया गया। तो ये है न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक, ठीक है। डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जब टुकड़ों में तोड़ दिया गया डीएनए को, उसको फिर जो भी मशीन होता है अपना सीक्वेंसर, क्योंकि हमें नीट का एग्जाम देना नहीं है, हमें तो बीपीएससी देना है, तो ये टुकड़ों में तोड़ दिया गया, फिर इसको सीक्वेंस किया जाता है। और जो हमने ह्यूमन रेफरेंस डीएनए बनाया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, उसको कंपेयर किया जाता है उससे, और कंपेयर करके जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग सिर्फ टर्म पूछेगा बीपीएससी में, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये डीएनए सीक्वेंसिंग का चीज है। डीएनए को पढ़ने का तरीका है, डीएनए को खोल के पढ़ने का तरीका है। सैंगेर सीक्वेंसिंग भी वही है कि डीएनए को खोल के पढ़ता है, बस दोनों में अंतर ये है कि सैंगेर पुराना है तो ऑब्वियस सा बात है आउटडेटेड होगा, है ना। पुराना 2G टाइप का चलेगा तो वन स्ट्रैंड, मतलब कि एक बार में एक स्ट्रैंड को लेके पढ़ता है। ये क्या है भाई, सबको लाओ इधर, सबको काट काट के छोटा छोटा कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे, ये हिसाब किताब है। अब जो ये पूरा हम लोग पढ़ रहे थे वो किस लिए पढ़ रहे थे, वो इसलिए पढ़ रहे थे कि दो तीन टर्म, ये जीनोम वॉकिंग टर्म आया था, क्रोमोसोम वॉकिंग या प्राइमर वॉकिंग जो टर्म है वो आया था। तो इसके अलावा एक आध टर्म हम लोग और देखेंगे। जीनोम वॉकिंग क्या होता है, जीनोम का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए, जीन रिलेटेड कुछ है, ठीक। वॉकिंग का मतलब होता है चलना। जीनोम वॉकिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अननोन जीनोमिक रीजन। अननोन जीनोमिक रीजन, इसको आप बस इससे कंपेयर कर लीजिए शोले वाले से, ठीक है, कि जीनोम को सीक्वेंस कर रहे हैं और हम वॉक कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हसरानी जो जेलर है वो वॉक कर रहा है, लेकिन अननोन डीएनए की तरफ वॉक कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि कहाँ पे कल्प्रिट है। अब कल्प्रिट को ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए क्या करते हैं, खबरी का इस्तेमाल करते हैं। खबरी का इस्तेमाल करके कल्प्रिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कभी पहुंच पाएंगे और कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ उसी तरह से है जीनोम वॉकिंग। जीनोम वॉकिंग में क्या है कि डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो हमने डबल हेलिक्स देखा और उसमें जो सीक्वेंस बना हुआ है उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। बट ये रीजन पूरा अननोन है, मेरे को मालूम नहीं है। अब इसको डिटरमाइन करना है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे आपको पता नहीं है कि 69th में क्या सवाल आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या सवाल आएगा, तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे 68 का, 67 का, 66 का, 65 का, ठीक है। तो जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि किस थीम पे बीपीएससी सवाल पूछ रही है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ रही है। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि भाई अननोन जीनोमिक रीजन के बारे में पता करना है, तो हम फिर कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, किसी और से कंपेयर करेंगे, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और उससे पता करेंगे। दिस इज कॉल्ड जीनोम वॉकिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है प्राइमर वॉकिंग, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। तो जीनोम वॉकिंग हो गया, अब क्रोमोसोम वॉकिंग है। क्रोमोसोम वॉकिंग में क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये पूरा एक्स होता है और इसको खोलते हैं तब जाके हमको जीन मिलता था, ठीक है। ये पूरा डीएनए था और डीएनए का एक सेक्शन था जो वो जीन था। तो अभी तक हम लोग जीन पे वॉक कर रहे थे, ठीक। अब हमको पूरे क्रोमोसोम को वॉक करना है। तो क्रोमोसोम तो हमारे लिए पूरा नोन है ना कि ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अगेन हम बोल रहे हैं कि हम नीट वालों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। हम ये जो बीपीएससी 69 देने वाले हैं या उसके आगे वाले, उनके लिए ये बात बताया जा रहा है कि हमें तो पता है ना कि जीन जो है, क्रोमोसोम जो है वो एक्स होता है और वाई होता है, ठीक है। तो ये मेरे को मालूम है, ठीक है। अब इस पे चलना है, तो जब एक्स पे चलना है तो हमको मालूम है कि दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। हमको मालूम क्या नहीं था कि इसको जब खोले थे ना, तो इसको खोल के निकाले तो उसको पता करने में 32 साल लग गया। वो भी 32 साल में 100% पता चला है, लेकिन उसमें 2-3% अभी भी एरर है, गलत हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो खोलने के बाद पढ़ने वाला चीज है वो थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं है, बट ये एक्स वाला हमें पूरा अच्छे से पता है, ठीक है। एक्स वाला हमें अच्छे से पता है। तो ये जब एक्स पे चलते हैं और उसके बाद हम पता करते हैं कि कहाँ पे क्या सीक्वेंसिंग है और उसका यूज करना है, ठीक है। यूज क्या करना है, वही सब जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह पता करना है, बीमारी वगैरह के लिए इलाज ढूंढना है, वैक्सीन डेवलप करना है, कोरोना का वैक्सीन डेवलप करना है, कोरोना वायरस का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, तो उसको स्टडी करना और उसके हिसाब से वैक्सीन डेवलप करना है। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया भाई, तो हमारे जेनेटिक जो मटेरियल है उस पर उसका क्या असर हो रहा है और हमारा जीन जो, हमारा बॉडी जो किस तरह से उससे लड़ रहा है, सारा इंफॉर्मेशन तो हमको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्रोमोसोम वॉकिंग किया जाता है, क्रोमोसोम पे चला जाता है, ठीक है, ताकि कुछ क्लोन वगैरह क्रिएट किया जाए, जीन का क्लोन निकाला जाए। प्राइमर वॉकिंग इज अ टेक्निक यूज टू क्लोन अ जीन फ्रॉम इट्स
नोन क्लोजेस्ट मार्कर, नोन जीन से फिर क्लोन तैयार किया जाता है। यहाँ अननोन रीजन में अननोन जीन से सब चीज को तैयार किया जाता है, ठीक है। चूंकि ये नोन होता है यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड सीक्वेंसिंग। डायरेक्टेड मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, हमको मालूम है एक्स है, हमको मालूम है कि यहाँ वाला पे हमको वॉक करना है, ये वाले का हमको पता करना है, ठीक है, यानी कि हमको पहले से सब कुछ पता है। तो जब पता है तो इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टेड है। दिस इज अनडायरेक्टेड, जीनोम वॉकिंग इज अनडायरेक्टेड। टेक्निक क्या है इसको यूज करने के लिए? इसको करने के लिए जो हमने पीछे देखा सैंगेट चेन टर्मिनेशन, जो यहाँ पे हमने देखा था अभी, ये देखिए सैंगेट चेन टर्मिनेशन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक स्टैंड को लेकर पढ़ता है तो ये 20-25 साल तक तैयारी करता रह जाएगा। ये जो न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है, वो यूज करता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, फटाफट मटेरियल्स तैयार करता है अपना, और बढ़िया से तैयारी करता है, टू द पॉइंट, PYQ देखता है अपना, और सब चीज क्लियर हो जाता है उसका। यानी कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई स्मार्टली कर लेता है, बिलियंस ऑफ स्ट्रैंड को देख लेता है। दिस इज कॉल्ड न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड दिस इज कॉल्ड सैंगर सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है, क्रोमोसोम वॉकिंग तो हमने आपको बता दिया। अब ये जो टाइम लग रहा है, जो बहुत स्लो है, इसको ठीक करने के लिए क्या है, शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड का यूज किया जाता है। शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड में कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि आप जीन को, बहुत सारा जीन को, ये DNA को बहुत सारा कट कर दीजिए और उसको सीक्वेंस करके देखिए, ठीक है। उसको जब सीक्वेंस करके हम देखते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। दिस इज फास्टर, तो दिस इज कॉल्ड शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड। तो मान लीजिए क्रोमोसोम वॉकिंग और जीन वॉकिंग पूछ लिया, शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड पूछ दे और ये पूछ दे कि स्लो होता है कि फास्ट होता है, BPSC ज्यादा डिटेल में तो जाएगा नहीं। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जीन स्टडी करने का तरीका है, DNA स्टडी करने का तरीका है, ऊपर से क्या है कि नया वाला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फास्टर है, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आप ये मान के चलिए कि नया टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, पुराना आदम जमाने का टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है, मतलब लॉजिकल गेस करना है, तो आप नए वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब किताब से बताएंगे चीजों को। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, उसको लेके पढ़ रहा है, बार बार ऐसा चल रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरा था ये मटेरियल काट दिया छोटा छोटा टुकड़ा में, और उसके बाद स्टडी कर रहा है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री का इधर लिखो क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आया इधर लिखो, ठीक है, और साइंस से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वन लाइनर लूसेंट से आ रहा है या फिर एनसीईआरटी से आ रहा है, यहाँ पे लिख दो, और उसके बाद फिर उसको सीक्वेंस कर लो, फटाफट तैयारी करो, 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और टर्म है क्रोमोसोम जंपिंग। क्रोमोसोम जंपिंग में क्या होता है, क्रोमोसोम पे अभी हम लोग वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते क्या होता है ना, कुछ अननोन रीजन आया जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जिस क्रोमोसोम को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस जीन सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, नहीं पता है, तो क्या करते हैं, वहां से जंप कर जाते हैं, ठीक है, वहां से जंप कर गए, ठीक, फिर चले, फिर अननोन रीजन आया, फिर जंप कर गए, ठीक है, ताकि हम जिस चीज को निकालना चाह रहे हैं उस चीज को निकालें और इसमें न उलझे कि भाई ये क्या है ये क्या नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक। अभी हम जिस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड काम करेंगे, तो बीच में जो अननेसेसरी चीज आ रहा है उसको जंप कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम जंपिंग। जैसे अगर अभी आपको कोई बोल दे कि एंशिएंट एकदम रट लेना है, आपको पता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आता है, सो फोकस नेक्स्ट 20 days ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, फोकस ऑन साइंस, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, भाई आर फोकसिंग ऑन एंशिएंट और मिडिवल, अननेसेसरी गिविंग टाइम फॉर दैट, ठीक है। तो जंप करना, तो क्रोमोसोम जंपिंग उसी तरह का चीज हो गया। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं आया, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया तो उसको भी बताइए, बिकॉज आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आई हैव रिसर्च्ड सम फैक्ट्स एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर। सो फैक्चुअल एरर होने के चांसेस होते हैं, बट आई थिंक दैट आई वॉज 99% एक्यूरेट। सो प्लीज गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स एंड कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं अभी, क्या आप 69 BPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं या इसके बाद वाला प्रीलिम्स आप देने वाले हैं, ठीक है, और क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग कर रहे हैं, ये 2-3-4 बातें आप बताएंगे। इसके अलावा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कर दो यार, क्या जाता है। खूब पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे हम लोग एग्जाम।